डियर स्टूडेंट्स एंड लाइब्रेरी साइंस के एस्पिरेंट्स, ये वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं डॉक्टर शैल श्रीवास्तव। आज का वीडियो ख़ास आपके लिए है क्योंकि इसमें सिलेबस का एनालिसिस और क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो बताए हुए हैं। और सिलेबस में महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी मैंने इस वीडियो में आपको कोशिश की है बताने की। क्वेश्चन का फॉर्मेट किस तरह का होता है और क्वेश्चन कितने प्रकार के आ सकते हैं उसका भी मैंने इसमें आपको जिक्र किया है। तो वीडियो लंबा हो सकता है, पूरा ज़रूर देखें। आइए देखते हैं। हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर शैल श्रीवास्तव आप सभी का लाइब्रेरी साइंस की शानदार दुनिया में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है वह इस साल 3 बार होने वाला है। तो आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम कैसे शॉर्टकट तरीके से तैयार कर सकते हैं उसके बारे में, सिलेबस के बारे में, क्वेश्चन टाइप के बारे में और क्वेश्चन का एनालिसिस किस तरह का है, ये इसके बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपने देखा ही होगा अभी तक, और जो सिलेबस है उसमें सारी यूनिट्स एकदम क्लियर हैं, लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है और उसको आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझना होगा। तो आपने अभी तक सारी तैयारियां तो सिलेबस के अकॉर्डिंग की ही होंगी, क्वेश्चन आंसर भी देखे होंगे, लेकिन उनका एनालिसिस नहीं किया होगा अभी तक। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस का एनालिसिस की, क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस जो आते हैं सब्जेक्ट के वो किस तरह के होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बताना चाहूँगी कि सिलेबस किस तरह का है और उसको आप किस तरीके से देख सकते हैं। हेलो, देखिए ये मेरे हाथ में सिलेबस है और मैं आपको यूनिट वाइज बताने जा रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और जब मैं एनालिसिस करूँगी क्वेश्चन हर यूनिट का तो उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, 1 से लेके 100 तक क्वेश्चंस किस तरह के होंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये जो हमारा सेकंड पेपर का सिलेबस है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, तो उसमें यूनिट 1 है। यूनिट 1 में डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज आदि से संबंधित पूरे 10 यूनिट्स हैं। पूरे 10 पार्ट पूछे गए हैं यूनिट फर्स्ट के। यूनिट सेकंड में है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ये सिलेबस मैं आपको इसमें दे दूंगी, तो आप देख लीजिएगा कि किस तरह का है ये। इसके बाद है यूनिट 3। यूनिट 3 जो है वह इंफॉर्मेशन सोर्सेस संबंधित है, जैसे नेचर क्या है, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन सोर्सेज क्या होते हैं और इनका क्या यूज़ है, बिब्लियोग्राफी है, एब्स्ट्रैक्टिंग है, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज हैं, ये कौन कौन से होते हैं और कहाँ होते हैं, कहाँ उपयोग होते हैं, कहाँ मिलते हैं आदि के बारे में एक प्रश्न पूछेंगे। यूनिट 4 जो है वह इंफॉर्मेशन सर्विसेज के बारे में है कि लाइब्रेरी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये इंफॉर्मेशन सोर्स सर्विसेज हैं, इसके अलावा रेफरेंस सर्विस है, अल्टरनेटिंग सर्विस है, मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज हैं, CAS है, SDI है, वेब 2.0 सर्विस है और SMS अलर्ट है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जितनी भी सर्विसेज अभी तक दी जा रही हैं वो भी। इसके अलावा जो संस्थाएं जैसे डेलनेट है, निकनेट है, अर्नेट है या एनविस है, इंसडॉक है, सेंडॉक है, निस्केयर है आदि से जो संस्थाएं हैं वो भी इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो वह किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो मेंबरशिप लेती हैं या नहीं लेती हैं या फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये इस यूनिट में पूछा जाएगा। इसके अलावा लाइब्रेरी कोऑपरेशन एंड लाइब्रेरी रिसोर्स शेयरिंग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। नेक्स्ट हमारी यूनिट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि क्लासिफिकेशन से संबंधित ये है। इसमें आपका नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, क्लासिफिकेशन
CC, DDC, UDC, ACR2 क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, है ना, मेटा डेटा स्टैंडर्ड, डबलिन कोर, मार्क 21, मोड्स 8 एंड इंडेक्सिंग सिस्टम क्या है, उनकी टेक्निक्स के कौन कौन सी हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है और इसकी गाइडलाइंस क्या क्या हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, ये सिस्टम क्या है और इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 6। ये है मैनेजमेंट प्रिंसिपल, यानी मैनेजमेंट के ऊपर ये पूरा, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर ये पूरा यूनिट है। तो जो भी टेक्निकल प्रोसेसिंग होती हैं, जैसे लाइब्रेरी एक्विजिशन है, सर्कुलेशन है, सीरियल कंट्रोल है, मेंटेनेंस है, स्टॉक वेरिफिकेशन है, प्रिजर्वेशन है, कंजर्वेशन है, हैज़ार्ड्स कंट्रोल मेजर्स जो भी होते हैं, यानी कि आपदा प्रबंधन जो होते हैं वह भी हमें देखना है। इसके अलावा जो हमारा स्टाफ होता है उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, या जॉब प्लानिंग इसकी क्या होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, मोटिवेशन, ये सब चीज़ें हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती हैं। फंक्शनल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज, तो इसके लिए हमें फाइनेंस रिसोर्सेज क्या होते हैं इसके, वो देखना पड़ता है। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि हमारी लाइब्रेरी की कमियां क्या हैं, स्वॉट एनालिसिस है, उसमें हमारी कमियां क्या हैं, हमारी खूबियां क्या हैं, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसमें हम कितनी अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ये स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पेस्ट है, PERT है, CPM है, ये सब भी हमें इस यूनिट में देखना पड़ेगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स क्या हैं, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, लाइब्रेरी बिल्डिंग इसके बाद है, फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन कौन से हैं, डिसास्टर मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट, इन सब पर भी एक एक दो दो क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको देखना है। नॉलेज मैनेजमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, इनका आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में भी एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स, इसके बारे में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन फिर भी इसकी स्ट्रेटजी और सेगमेंटेशन, प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग वगैरह के बारे में हमें जानकारी होना ज़रूरी है। इसके बाद यूनिट 7 है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। जो कंप्यूटर बेसिक है वो हमें आना चाहिए, जैसे MS ऑफिस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो ये तो नहीं कहते हैं कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML वगैरह सीखें, लेकिन स्क्रिप्टिंग, वेब डिज़ाइनिंग, वेब लैंग्वेज, ये सब चीज़ें आपको आना ज़रूरी है। एस्काई कोड क्या होता है, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनका यूज़ क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, इसकी मीडिया, वाईफाई, इनके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तभी हम उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क किस तरह का होता है, इसमें लैन मैन वैन आते हैं, जो कि मुझे लगता है कि हम सभी लाइब्रेरियंस जो हैं ये सब तो जानते ही हैं। या लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स हैं वह इतना तो आज के मोबाइल के ज़माने में या इंटरनेट के ज़माने में समझते ही हैं, या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं या उनके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, SMPT, FTP, TCP, IP, URL वगैरह, इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जानकारी रखनी आवश्यक है और इसी पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर मीडिया क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करते हैं, वर्चुअल रियलिटी क्या है, या डाटा सिक्योरिटी कैसे हम कर सकते हैं, फायरवॉल क्या है, ताकि हमारा जो डाटा है वह बाहर निकल कर न जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 8, यह है लाइब्रेरी ऑटोमेशन की। लाइब्रेरी ऑटोमेशन के एरियाज़ कौन कौन से हैं, इसमें कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, बारकोड टेक्नोलॉजी क्या है, RFID क्या है, QR कोड्स क्या होते हैं, इसकी सिक्योरिटी के लिए हम RFID लगाते हैं तो किस तरीके से लगाते हैं, डिजिटाइजेशन लाइब्रेरी का कैसे हो सकता है और इसकी प्लानिंग क्या है, इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, और इसकी प्रोसेस किस तरह की होती है और इसके इश्यूज़ क्या क्या हैं।
डिजिटल लाइब्रेरी जेनेसिस, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, फॉर्मेट्स एंड प्रोटोकॉल्स। इनके प्रोटोकॉल भी क्या होते हैं ये भी हमें जानना ज़रूरी है। डिजिटल प्रिजर्वेशन मतलब हम डिजिटल के कौन कौन से फॉर्म्स हैं जिनमें हम डिजिटल मटेरियल रख सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, इनमें संस्थाएं भी आती हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं इस डिजिटल जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं या विथ कॉस्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इसके बाद इसमें इन्होंने पूछा है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इसमें आर्किटेक्चर, डाटा इंटीग्रेशन, CMS सॉफ्टवेयर वगैरह है। एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज की जानकारी भी ये सोचते हैं कि लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स को रखना चाहिए। रोबोटिक्स भी आगे आने वाले समय में लाइब्रेरी में आने वाला है, इसलिए उसकी भी जानकारी हमें रखनी है। SMAC यानी कि सोशल मोबाइल एनालिटिकल क्लाउड क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके बारे में भी हमको जानकारी रखनी है। ऑन्टोलॉजी, इसके टूल्स जैसे RDFs है ना, सिमेंटिक वेब क्या होता है, लिंक्ड डाटा क्या होता है, बिग डाटा, डाटा माइनिंग वगैरह के बारे में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो यूनिट है यूनिट 9th, वो रिसर्च के बारे में है कि रिसर्च कंसेप्ट क्या होता है, रिसर्च कैसे करते हैं, रिसर्च की मेथड्स क्या क्या हैं, रिसर्च डिज़ाइन किस तरह से करते हैं, रिसर्च डाटा क्या है, रिसर्च एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, इसकी स्टैटिकल जो पैकेजेस होते हैं वो हम स्टैटिकल फार्मूलेस किस तरीके से लगाते हैं, इसकी रिसर्च की रिपोर्टिंग या रिपोर्ट राइटिंग हम किस तरीके से करना चाहिए, हमें कौन कौन से टूल होते हैं, स्टाइल होता है, गाइडलाइंस होती हैं, ये सारी बातें इन्होंने यूनिट 9th के 7 भाग में पूछी है। मैट्रिक स्टडीज़ ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में क्या होता है, जैसे बिब्लियोमेट्रिक स्टडीज़ है, सोशियोमेट्रिक है, विवोमेट्रिक है, अल्टरनेटिव्स क्या है, ये जानकारी हमें रखना आवश्यक है। इम्पैक्ट फैक्टर है, इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में क्वेश्चंस ज़रूर आता है, जैसे H इंडेक्स, G इंडेक्स, I10 इंडेक्स वगैरह, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, रिसर्च में वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में भी ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है एकेडमिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें सिस्टम जब हम करते हैं तो इसमें कितनी तरह की लाइब्रेरीज़ होती हैं, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज सारी आती हैं, जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी, कारपोरेट लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी, आर्चिव म्यूज़ियम्स क्या होते हैं, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, और इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड सिस्टम्स क्या है। तो चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, ये जो जितनी लाइब्रेरी मैंने आपको गिनाई हैं इसमें ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, सर्विसेज आदि ये इनकी महत्वपूर्ण होती हैं, और आप सर्विसेज किस तरीके से अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये इस पेपर लाइब्रेरी साइंस के पेपर का महत्वपूर्ण भाग है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके आते हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि क्वेश्चन सिर्फ 6 टाइप के आते हैं जो 100 नंबर में डिवाइड होते हैं। तो वो कौन कौन से, वो किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आप चाहे क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा पिछले सालों के, वह इसी सीक्वेंस में आपको मिलेंगे। तो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, पहले आप ये स्लाइड देख लीजिएगा। स्लाइड देखने के बाद आपको ये समझ आएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। चलिए हम लोग चलते हैं स्लाइड। हाँ देखिए, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 100 नंबर के क्वेश्चंस हैं उनका मैं एनालिसिस कर रही हूँ। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि जो 1 से लेकर 40 क्वेश्चन हैं, 100 में से 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस हैं, वह डायरेक्ट आंसर आते हैं या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या वन ऑप्शन करेक्ट आंसर होते हैं। जो अगले 41 से 65 तक क्वेश्चंस होते हैं वह 2 या 3 ऑप्शंस करेक्ट आंसर होते हैं, यानी कि 41 to 65।
नेक्स्ट है मैचिंग आता है, आपने देखे होंगे मैचिंग। ये 10 क्वेश्चंस होते हैं जो मैचिंग के पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 66 टू क्वेश्चन नंबर 66 टू 60 क्वेश्चन नंबर 66 टू 75, ठीक है। इसके बाद जो सीक्वेंस या ऑर्डर का चौथा नंबर है वो भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह 76 से लेकर 85 तक होते हैं। आप देखिएगा कि जो सीक्वेंस ऑर्डर क्वेश्चंस हैं कि एक के बाद एक साथ आप मैच लगाइएगा, सीक्वेंस लगाइएगा, तो वह है 10 क्वेश्चंस जो 66 टू 75 एंड 76 टू 85 तक होते हैं। अब असर्शन एंड रीजनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो 76 से 86 से 90 तक होते हैं। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 86 से 90 तक होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि एक पैसेज आता है और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वह भी क्वेश्चंस 10 होते हैं। 2 पैसेज आपको दिए जाते हैं, उस एक पैसेज में से 5 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे पैसेज में से 5 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको पैसेज पूरा रीड करना होता है। पैसेज रीड करने के बाद उसी में से क्वेश्चन के आंसर आपको ढूंढने होते हैं। तो नहीं, ये पैसेज होता है 91 से 100 यानी कि 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से 6 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एनालिसिस मैंने आपको पूरा बताया है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ कि डायरेक्ट आंसर जो क्वेश्चन 1 टू 40 होते हैं यानी कि 40 क्वेश्चन, वो होते हैं डायरेक्ट आंसर, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और 1 ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो इसमें आपका समय बहुत बच सकता है। आपकी जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी आप उतना अधिक इसको जल्दी जल्दी कर पाएंगे। यदि आप इसमें 40 क्वेश्चन में समय बचा लेते हैं तो आपको पैसेज पढ़ने में या रीजनिंग करने में या आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको अच्छा खासा समय मिल जाएगा। इसके बाद है 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसकी भी आपको अलग से प्रैक्टिस करनी चाहिए क्योंकि ये 25 क्वेश्चन होते हैं। इसका सीरियल नंबर 41 टू 65 होता है। आप देखिएगा, हो सकता है मैं कहीं गलत हो रही हूँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं वो 25 होते हैं, जो 41 सीरियल से 65 तक होते हैं। तो इसमें भी आप अपना समय बचा सकते हैं। यदि आपकी जितनी अधिक प्रैक्टिस होगी 2 और 3 करेक्ट आंसर देने में, तो आप इसमें समय बिल्कुल बचा सकते हैं। इसके बाद है 10 क्वेश्चंस मैचिंग के आते हैं। तो मैचिंग में भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैचिंग फटाफट हो जाती है। जैसे पुस्तकें कहाँ रखी हैं, लाइब्रेरी में या स्टेशन पर या कहीं किसी कमरे में या कहीं, तो इस तरीके से मैचिंग वो पूछते हैं। नॉर्मल मैचिंग होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है। तो इसका सीरियल नंबर 66 टू 75 होता है। इसके बाद है सीक्वेंस या ऑर्डर में लगाइए। इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सीक्वेंस में लगाना होता है। तो वो भी आपको ध्यान से पढ़ना होता है। इसमें समय लग सकता है थोड़ा और आपको समय थोड़ा सा लगाना चाहिए इसमें। इसके बाद असर्शन और रीजनिंग होती है। रीजनिंग भी लाइब्रेरी बेस्ड ही आती हैं और 86 से 90 नंबर 90 सीक्वेंस में होती हैं सीरियल नंबर में, और इसके 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो यदि आप इसमें भी समय लगता है रीजनिंग में रीज़न ढूंढने में, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समय दे करके अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है इसलिए इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है यदि क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो। इसके बाद पैसेज है। पैसेज में जो 10 क्वेश्चंस हैं उसमें पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। यदि आपने पैसेज में समय देकर अच्छे से पढ़ा तो आपको क्वेश्चन आंसर टिक करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो और इसमें आपको पता होगा कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप पैसेज में समय दीजिएगा कम से कम 10 से 15 मिनट का, और एक पैसेज के लिए, और उसमें से आप 5 क्वेश्चंस के आंसर टिक करिएगा। तो मुझे लगता है कि ये
जो मैंने आपको एनालिसिस बताया है, ये क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा। 6 टाइप है केवल, और पहला डायरेक्ट आंसर है, दूसरा 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट आंसर है, तीसरा मैचिंग है, 4 टाइप का है सीक्वेंस ऑर्डर है, 5 टाइप का असर्शन या रीजनिंग है, और 6 टाइप का है पैसेज। अब इसमें मैंने आपको सीक्वेंस भी बता दिया है। 1 से 40 नंबर तक का डायरेक्ट आंसर आता है, 41 से 65 नंबर तक का 2 और 3 ऑप्शन क्वेश्चंस होते हैं, और 66 टू 75 मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं, और 76 टू 85 ऑर्डर या सीक्वेंस में लगाने होते हैं, और जो 86 से 90 नंबर तक क्वेश्चंस होते हैं 5, वो होते हैं असर्शन या रीजनिंग वाले। इसके बाद 91 से 100 तक के 10 क्वेश्चंस पैसेज में से आते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है निश्चित रूप से पसंद आया होगा। यदि आपको ये एनालिसिस मेरा बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बीच बीच में आपको सिलेबस और जो मैंने असेसमेंट किया है वो टेबल भी प्रोवाइड करा रही हूँ। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और आने वाले जो आप नेट की तैयारी कर रहे हैं फरवरी में और उसके बाद में, तो बहुत शॉर्टकट है ये। आप इस तरीके से यदि तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आप बिल्कुल सफल होंगे और कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो मेरी बहुत बहुत कामनाएं आपके साथ में हैं, और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद भी आपके साथ में है। तो प्लीज़ आप ज़रूर इसकी तैयारियां अच्छे से कीजिए। ईश्वर आपके साथ है और आप बिल्कुल सफल होंगे, बिल्कुल सफल होंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।